बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने अपने विचार हम सभी के साथ साझा किए और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तूफानों में भी डटे हुए, तूफानों में भी डटे हुए, रोक ना पाती इनको आंधी है। तूफानों में भी डटे हुए, रोक ना पाती इनको आंधी है। आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले, आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले, जोश और उत्साह से भरे, जोश और उत्साह से भरे युवा नेता हमारे और युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय इंजीनियर श्री योगेंद्र भदौरिया जी हैं। आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप कृपया मंच पर आएं और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय भदौरिया जी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल की। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन पंडित श्याम बिहारी दुबे जी, इस कार्यक्रम के प्राणनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महेश भाई पटेल जी, पंडित खेमराज जी, अनिरुद्ध जी, मनीषा दीदी, अभी शोध संस्थान के अध्यक्ष श्री राकेश शुक्ला और फरादे जी, डॉक्टर जेपी शाक्य जी और गुनौर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, उन्हीं के मोहल्ले से हम निकले हैं, बड़े हैं, डॉक्टर राजेश वर्मा जी, श्री तिलकराज शर्मा जी और मंच का संचालन कर रही हमारी छोटी बहन पीयूषा। सामने सभी बहुत बड़े लोग बैठे हैं। प्रणामी समाज के सभी ऐसे बड़े बुजुर्गों के चरणों में सादर नमन है और बहुत सारे हमारे मित्र और हमसे छोटे भाई भी बैठे हैं, उन सबको भी प्रणाम है और आप सभी के ऊपर राज जी की मेहर बनी रहे। विषय मुझे छत्रसाल जी पे बोलने का दिया गया है। तो जैसा कि डॉक्टर जेपी शाक्य ने कहा कि जो दक्षिण में छत्रपति शिवाजी ने किया और छत्रपति शिवाजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए उन विपरीत परिस्थितियों में कि जिन परिस्थितियों में आपको रहना भी नसीब नहीं हो रहा है, आपको अपने चाचा ही मारने के लिए फिर रहे हैं और जिसके यहां शरण ले रहे हो वो आपका गला काटने के लिए तैयार है। लोग आपसे ये उम्मीद भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही आप ये उम्मीद दे पा रहे हो कि हम आगे कुछ कर पाएंगे, जबकि आप एक राज परिवार से जुड़े हुए हो। और दर दर भटकने के बाद अगर आप इतने खंड खंड में बटे बुंदेलखंड को एक करते हो तो आपसे बड़ा योद्धा इस भारतवर्ष में कौन हो। इस दुनिया में आज भारत की आबादी 140 करोड़ है, लेकिन पथ प्रदर्शक, दिशा प्रदर्शक जो लोग होते हैं वो हमेशा हार्ड वर्किंग से नहीं होते, वो अपनी स्मार्ट वर्किंग से होते हैं और ऐसी स्मार्ट वर्किंग करने वाले को ही हम महापुरुष कहते हैं। बिंद की मोर पहाड़ी में 1649 में माता पिता दोनों भटक रहे हैं, तब बच्चे का जन्म हुआ और पिता कोई मामूली पिता नहीं है, एक राज परिवार के हैं। लेकिन राज परिवार नहीं चाहता कि वो कुछ करे। कभी मुगलों के पास जाते हैं, उनकी रणनीति सीखते हैं, फिर उनको हराने का प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं। बड़ा बेटा शाहजहां एक युद्ध में, शाहजहां के युद्ध में मारा जाता है, लेकिन उसके बाद इस बेटे का जन्म होता है। चौथे नंबर के बेटे हैं महाराज छत्रसाल। 5 साल की उम्र में भटकाव इतना ज्यादा है कि भटकाव होने के कारण उनको ननिहाल भेज देते हैं। ननिहाल जाकर 5 साल की उम्र में युद्ध कौशल में पारंगत होते हैं। 10 साल की उम्र में अपनी कुल देवता की जो विंध्यवासिनी का मंदिर है वहां पर एक मुगल शासक
मुगल सैनिक कुछ ऊपर नीचे बोलता उसका गला काट देते हैं। पिता को उम्मीद जग जाती है कि जो कार्य मैं नहीं कर पाया वो मेरा ये नन्हा बेटा करेगा। अपने ही किसी धनेरी साम्राज्य की रियासत में जाते हैं और रियासत में जाने के बाद उस रियासत का एक मुखबिर सूचना देता है और सूचना देने के बाद माता पिता और उनका जो भले भाई नाम का घोड़ा, जिसका आपने बहुत जिक्र सुना होगा, कैसे बचते बचाते जाते हैं। लेकिन जब कुछ देर बाद आप सोचिए कि एक 12 साल का बच्चा है, माता पिता जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। पिता को भी पता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, मां को भी पता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में पिता कहता है कि बेटा इस घोड़े को ले लो, ये घोड़ा तुम्हें बचाएगा। और मां कहती है कि मेरे पास कुछ जेवर रखे हैं, जो मैं नहीं कर पाई, ये नहीं कर पाए, उसको तुम करके दिखाना, तभी तुम हमारे बेटे। दोनों लोग मुगल सैनिकों से घिरते हैं और वहां पे आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब वो उनको मारते हैं, वो उनको मारते हैं। कई वर्जन होते हैं इस चीजों के। फिर मदद मांगने जाते हैं। सबसे पहले बहन के पास जाते हैं, बहन के दरवाजे बंद हैं। ये परिस्थितियां समझने की बात है कि किन परिस्थितियों में 12 साल में माता पिता को खाना, सगी बहन का मना करना, उसके बाद पुरोहित के पास जाते हैं, पुरोहित भी अपनी कोई बात बताकर मना कर देता है। और जिसको हम एक सामाजिक सद्भावना कहते हैं या सामाजिक समरसता कहते हैं, कि जब उसी घोड़े पे चलते चलते बेहोश हो जाते हैं तो सबसे पहले बचाने के लिए बदरिया कुम्हार उनको आता है। वो बदरिया कुम्हार जब उनको बचाता है तो उनकी बेटी सुभाषनी उनकी इतनी सेवा करती है कि वो स्वस्थ हो जाते हैं और सुभाषनी को वो जीवन भर अपनी बहन मानते हैं। तो जो कर्ज था, उस कर्ज को चुकाने का एक महाराज छत्रसाल का दूरदर्शी स्तर था। समझते हैं कि मुगलों की सेना को अगर हराना है तो मुगलों की रणनीति चाहिए, क्योंकि मुगल गुरिल्ला, हमारे यहां तो आपने देखा होगा कि महाभारत में आपने सुना होगा कि महाभारत में अगर सूर्य ढलने वाला है तो उसके बाद युद्ध बंद हो जाता, किसी के ऊपर भी कोई आक्रमण नहीं होता था। लेकिन ये सब तो उलट ऐसा था कि अगर मान लीजिए आप सो रहे हो तो भी मारना है, जग रहे हो तो भी मारना है, बस अपना उद्देश्य पूरा करना है। इसलिए मिर्जा राजा जयसिंह, जो इनके चंपत राय जी के मित्र थे, उनकी सेना में गए, सेना में सीखा और वहां पर छत्रपति शिवाजी का ऐसा नाम सुना कि छत्रपति शिवाजी जैसा वीर योद्धा जो है वहां पर, उसके साथ में औरंगजेब ने संधि की, जिसको पुरंदर की संधि कहते हैं। जब देवगढ़ का किला जीता तो देवगढ़ के किला के जीतने के बाद जो मुगल मिर्जा राजा जयसिंह की जो टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था बहादुर खान। लेकिन बहादुर खान उस देवगढ़ के किले के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाया। तब मिर्जा राजा जयसिंह को लगा कि महाराज छत्रसाल को बुलाओ, 18 साल का ये लड़का और उस दरवाजे को भी तोड़ेगा और देवगढ़ के किले को भी फतेह करेगा। 18 साल के लड़के ने उस देवगढ़ के किले को फतेह किया, लेकिन जाकर पूरा श्रेय जो मिला वो बहादुर खान को मिला। बस इसी बात से वो शूरवीर नाराज हो गया, क्योंकि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। भीमा नदी को पार किया तो आपको पता होगा कि जो गुप्तचर व्यवस्था छत्रपति शिवाजी महाराज की थी, पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर व्यवस्था थी। जैसे ही भीमा नदी पर पहुंचे तो भीमा नदी पर जो नाविक थे उन्होंने कहा कि नाव खराब है, और महाराजा छत्रसाल ने वहीं से घोड़ा दौड़ा दिया, नाव पार करी, एक घोड़े से पार किया। पार करने के बाद छत्रपति शिवाजी के यहां पहुंचे, जहां जहां बताया तो बताया कि मेरा नाम छविनाथ है, ताकि कोई पहचान न सके, क्योंकि मैंने शिवाजी के खिलाफ युद्ध किया है। लेकिन जब शिवाजी के दरबार में पहुंचे तो शिवाजी खड़े हुए और शिवाजी ने कहा, आओ छत्रसाल, तुम्हारा स्वागत है। ऐसी व्यवस्था में कुछ दिनों काम करने के पश्चात छत्रपति शिवाजी से बोले कि मुझे जो काम करना है वो आपकी सेना में रहना करना है।
लेकिन शिवाजी ने कहा कि ये जो मराठा व्यक्तित्व है, मराठा आम आदमी है, वो जाग चुका है, उसको पता है कि हमको औरंगजेब का गुलाम नहीं रहना है। यहां पर मैं युद्ध कर रहा हूं, लेकिन तुम वहीं जाओ जहां पे खंड खंड में बुंदेलखंड है और नर्मदा के उस पार से लेकर चंबल और ट्रोस नदी तक अपना साम्राज्य फैलाओ। चाहते तो रख सकते थे क्योंकि इतना वीर योद्धा था, लेकिन जो दूरदर्शी है वो जानते हैं कि अगर एक मोर्चे पर शिवाजी खड़ा है तो दूसरे मोर्चे पर छत्रसाल मिलेंगे और इस प्रकार मुगल दो मोर्चों पे लड़ेंगे, तो एक मोर्चा यहां का आधा और एक मोर्चा यहां का आधा। फिर से एक विपरीत परिस्थिति है कि कुछ है ही नहीं, लेकिन उस वक्त भी कुछ 4-5 लोगों ने ऐसा साथ दिया जिनके आप नाम सुनोगे तो आप सोचोगे कि ये कौन है। उस समय भी लोग मना कर रहे हैं कि भैया तुम आ गए हो, लेकिन तुम मुगलों से कैसे लड़ोगे। लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे नाम वल्दीवान, कृपा सिंह चौधरी, लल्लू गडरिया और भानु भट्ट, जो हमेशा इनके जो 5 घुड़सवार और 30 लोग 25 सैनिकों के साथ में रहते, कुल 30 लोगों की टुकड़ी है। रसद के लिए पैसा चाहिए तो महाबली के पास पहुंचे, बोले जो मां के गेवर हैं उन गेवरों को गिरवी रख दो, और गिरवी रखकर फिर उन्होंने ये किया। और इसके बाद आप जानते हो वो पूरा इतिहास है। जहां से मुगलों की एंट्री होती थी धामघाट पर, उस धामघाट पर फैयद खान को 2 बार हराया। और किससे हराया? पत्थरों से हराया और विष के तीरों से हराया। ये पत्थर नहीं थे जो आज चलते हैं, नदी के किनारे के पूरे पत्थरों से और विष के तीरों से हराया। हराने के बाद उनका तोप का गोला लूटा, उनका सामान लूटा, और लौटने के बाद चूंकि उसको ये अंदेशा नहीं था फैयद खान को कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है कि मैं हार सकता हूं, लेकिन दोबारा आक्रमण किया। और जब दोबारा आक्रमण किया तो जो गोला बारूद था उसका उपयोग करके और इन्हीं चीजों का उपयोग करके दोबारा उसको हराया। उसके बाद वो कभी लौटकर इस धरा की तरफ नहीं आया। आप जानते हो कि जब ऐसा विजय सिंह प्राप्त करोगे तो आपके साथ कई लोग रहने के लिए हो जाएंगे। चूंकि समय कम है, मुझे भी 10 मिनट बोलने का था, इसलिए मैं ज्यादा बात को न बढ़ाते हुए विशेष चीज पे आऊं कि उस समय के जो 76 छोटे मोटे सरदार थे उन सबने, और जिन्होंने पिता की हत्या में सहयोग किया था सुजान सिंह ने, उनने भी छत्रसाल से कहा कि मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। और बहुत छोटे सहयोग के बाद ऐसे करते करते और 52 युद्धों तक अपराजेय रहे। सबसे आखिर की बात जो सोचने की है, बाकी बीच की बातें बहुत सारी हैं, कि 79 साल की उम्र में 1707 में एक संधि हुई औरंगजेब के साथ में, जिस संधि के बाद 1720, 21, 22 तक ये संधि चलती रही, क्योंकि औरंगजेब भी समझ गया कि इन वीरों से लड़ने का कोई फायदा नहीं। और उसके बाद जब ये युद्ध हुआ तो बंगश खान नाम का एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति ने पुनः मोहम्मद शाह रंगीला के समय इनके ऊपर आक्रमण किया। लेकिन 79 साल, आप समझ रहे हैं ना 79 साल कितना होता है। लेकिन 79 साल की उम्र में भी महाराज छत्रसाल ने उस कूटनीति, उस गुरिल्ला नीति, 3 कदम पीछे जाने की नीति, जब क्रिकेट में भी हमेशा फ्रंट फुट पर शॉट नहीं खेला जाता है, कभी कभी बैक फुट पे भी जाना पड़ता है, तो जैतपुर के किले में बैक फुट पर गए और वहां से बाजीराव को संदेश भेजा कि बाजीराव, हमसे छत्रपति शिवाजी ने कहा था कि जब भी तुमको मराठों की जरूरत पड़ेगी तो मराठे तुम्हारा सहयोग करेंगे। और उसमें जो 2 लाइनें छत्रपति शिवाजी महाराजा छत्रसाल की थी कि जो गति गाह गृजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज। 3 माह तक जैतपुर के किले की दीवारों में कहीं तोप के गोले, कहीं इसके गोले, 52,000 सैनिकों की टुकड़ी घेरे हुए है। लेकिन उसके बाद भी 79 साल की उम्र में महाराजा छत्रसाल ने वो वर्चस्व कायम रखा कि उस वर्चस्व के कारण बंगश खान को वहां से बाजीराव के द्वारा मिलकर के हराकर भगा दिया गया। आज से 400 साल पहले की परंपरा है। और महापुरुष क्या करते हैं, ये सोचने की सबसे बड़ी बात यह है कि जो 400 साल पहले किया उसका आज इस पूरे बुंदेलखंड से लेकर हर जगह आपने देखा होगा कि विधर्मियों की संख्या बहुत कम है।
कुल 6.7%। तो जब कोई महापुरुष समाज के हर वर्ग को लेकर लड़ता है तो चाहे वो विधर्मी हो चाहे वो राक्षस हो, उसको पीछे ही जाना पड़ता है। और यही महाराजा छत्रसाल का मूल मंत्र था। और इस मूल मंत्र को हम सभी को आज समय की जो आवश्यकता है उसको देखते हुए हम सभी को ये एहसास करना चाहिए कि तीनों प्रकारों से, धार्मिक परिस्थितियों से कि ओरछा के मंदिर पे हमला होने वाला था तो पूरा समूह एकजुट हुआ, राजनीतिक समझ से कि छत्रपति शिवाजी जैसे वीर को अपना राजनीतिक गुरु बनाया, और सामाजिक समझ ऐसी थी कि समाज के हर वर्ग को, एक दुश्मन की भतीजी से ही विवाह किया, अपनी एक कुम्हार की बेटी को बहन बनाया, और जो भी समाज के नीचे के वर्ग थे उनको हमेशा घोड़ों पे साथ बिठा के चले। और भले भाई का आखिरी में बताता हूं कि जब एक युद्ध हुआ जो देवगढ़ के किले में हुआ तो महाराज छत्रसाल उस युद्ध में घायल हो गए, और घायल होने के बाद पूरी सेना के पूरे सैनिक पड़े हुए थे, लेकिन वो भले भाई ने उनका जब तक साथ नहीं छोड़ा जब तक उनके चार पहचानने वाले लोग नहीं आ गए। घोड़ा वहीं पे पूरे समय घूमता रहा और घायल छत्रसाल को वहां से बचा के ले गया। मतलब जो पिता ने जानवर से भी बोला तो उसने भी उसका वचन निभाया, जो छत्रसाल ने कुमार की बेटी को वचन बोला उसका ही वचन निभाया। और इन सब के बीच में उनको एक ऐसे अवतार बीच में मिले जिन्होंने उनको बताया कि तुमको क्या करना है, कहाँ रहना है, कहाँ राजधानी बनाना है, कैसे जीवन व्यतीत कराना है, और जो तुम ये लड़ रहे हो, जो तुमको रसद चाहिए, जो ये चाहिए, वो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम पन्ना को राजधानी बनाओ तो हीरों की इतनी पूर्ति होगी कि तुम्हारा कभी भी वर्चस्व ही खत्म नहीं होगा। आखिरी की एक कविता बस 4 लाइनों की है, इसके साथ मैं अपना विषय समाप्त करूंगा कि जिस वीर बुंदेली धरती को यवनों से तत्क्षण मुक्त किया, जिसकी सत धर्म परायणता ने हमें गुणों से युक्त किया, सबके हृदय में बैठ गया वह लाल कुंवर चंपत का लाल। जय छत्रसाल, जय छत्रसाल, जय छत्रसाल, जय छत्रसाल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने अपनी सुंदर व्याख्या में महाराजा छत्रसाल का व्यक्तित्व और कृतित्व हमारे सामने रखा। युग प्रवर्तक महाराजा छत्रसाल की वंदना एक देव